आज से हम अपने भूगोल का जो सेक्शन है, या हम कह सकते हैं कि जब आप पूरा सिलेबस देखोगे तो उस सिलेबस में जो भी ज्योग्राफी के सेक्शन से, जो भूगोल के सेक्शन से जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे। और एक एक टॉपिक से रिलेटेड ये मतलब जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ये कोशिश रहेगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके इस क्लास से टच हो जाए। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या आज की क्लास में? हम पढ़ेंगे जो भौगोलिक संरचना है भारत की। ठीक है, जो भौगोलिक संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? जियोग्राफिकल होना चाहिए। भौगोलिक संरचना के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 1 से 2 वीडियो में ये पूरा कवर हो सकता है। तो सिलेबस क्या है हमारा? जब आप सिलेबस देखोगे ना अपने पीआरटी का, तो उसमें आपको मिलेगा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। ठीक है, ये पहले का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं अभी। तो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन इस तरह से करके एक सेक्शन मिलता है और उसके सामने ही लिखा रहता है 10 नंबर। ठीक है, चूँकि यहाँ पे 10 नंबर लिखा रहता है, इसको और भी पार्ट में डिवाइड जब किया गया है ना, तो इसके नंबर्स जो हैं ये बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है पृथ्वी की संरचना। एक एक टॉपिक को आप नोट डाउन करो अलग अलग। जो पृथ्वी की संरचना है ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नदियां जो हैं ये हम 2 तरीके से कवर करेंगे। पहला तो हम विश्व के भूगोल से कवर करेंगे, दूसरा हम इंडियन ज्योग्राफी या भारत के भूगोल से कवर करेंगे। पर्वतों की कंडीशन में भी यही है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड और इंडिया दोनों हमको कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी। पर्वत में अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि पर्वत जो है ये भी हमको दोनों स्तर पर कवर करने की ज़रूरत है। ये टॉपिक्स जो मैं अभी दूसरे पेन से मैं कलर कर दूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये सेक्शन कहाँ कहाँ से कवर करने हैं। ठीक है, तो देखो जो नदी हो गया, पर्वत हो गया, ये जो है ये आपको वर्ल्ड एंड कह सकते हैं कि भारत, दोनों स्तर पर आपको इस सेक्शन को पढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इंडियन ज्योग्राफी से ही रिलेट करके पूछे जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ लिया ना तो काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो महाद्वीप, महाद्वीप किस सेक्शन में आता है? महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, ये दोनों आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आता मतलब मिलेगा। ठीक है, यानी कि विश्व भूगोल में मिलता है। फिर प्राकृतिक संपदाएं, प्राकृतिक संपदाओं में देखें तो ये भी 2 स्तर में हमें देखने को मिलेगा। ये आपको जो प्राकृतिक संपदाएं हैं ये भारत स्तर पर भी हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये सेक्शन आपको विश्व स्तर पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही दिमाग लगा करके लिख दिया गया है, भारतीय भूगोल। ठीक है, तो भारतीय भूगोल लिख देने से ये सिलेबस जो है ये पूरे भारतीय भूगोल को खुद में इंक्लूड कर लेता है। मतलब पूरे भारत का भूगोल हमको पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन इस भारत के भूगोल में कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा मेंशन है उन पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। जैसे हो गया नदियाँ, पर्वत, फिर अगर देखें तो प्राकृतिक संपदाएं हो गया, प्राकृतिक संपदाएं हो गया। ठीक है, तो ये 3-4 सेक्शन जो है इसे हमें ज़्यादा अच्छे से कवर करने की ज़रूरत होती है। ठीक, और अगर हम देखें इसके बाद का जो पूरा देखने को मिलता है वो हमें विश्व के भूगोल से करने की ज़रूरत है। जैसे हो गया पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना। ठीक है, महाद्वीप, महासागर, महासागर, अक्षांश, देशांतर और सौरमंडल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ से करना है? विश्व को के भूगोल से करना है। जब हम नदियाँ और पर्वतों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे तो मैं आपको साथ में मेंशन करते चलूँगी। जब नदियों का जो टॉपिक है जब ये क्लोज होगा तो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगी, कुछ हेडलाइंस के तौर पे मैं लिखा दूँगी जहाँ से विश्व के स्तर पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ओवरऑल आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो विश्व का भूगोल है उससे हमें क्या पढ़ना है, एंड
एंड साथ में भारतीय भूगोल में हमें कुछ नहीं छोड़ना, ये भी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि भारत की संरचना है, तो उसमें आप देखो तो इन 3 टॉपिक में तो वो नहीं है, लेकिन इस पॉइंट्स को लिख देने से जो भारत की भौगोलिक संरचना है वो हमें पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो शायद इतनी सारी चीज़ें जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा कि भूगोल में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। ठीक, तो चलिए स्लाइड पे मूव करते हैं और भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की भौगोलिक संरचना अगर हम देखें ना, तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें आप जानते हो, लेकिन जानते हैं तो क्यों पढ़ना इसलिए है क्योंकि हम उस स्तर का नहीं जानते जो हमारे एग्ज़ाम के लेवल में बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो भी पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूँगी, आप स्लाइड देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं स्लाइड पर, लेकिन हमको सब नहीं लिखना है, हमको सिर्फ वो लिखना है जो मैं आपको बोलूँगी, इससे आप नोट डाउन करो या मैं हाईलाइट करूँगी। ठीक है, तो क्या लिखा गया है कि भारत के भौगोलिक स्वरूप से आशय भारत में भौगोलिक तत्वों की वितरण और इसके प्रतिरूप से है जो लगभग हर दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। देखो एक चीज़ आप जानो कि जब हम विश्व के बहुत सारे देशों को देखेंगे ना, विश्व के अनेकों देशों को देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ देश ऐसे हैं जो सिर्फ ठंडे प्रदेश में पड़ते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो सिर्फ कह सकते हैं पूरी तरीके से गर्म क्षेत्रों में पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऐसे देश हैं विश्व में, ठीक है, विश्व में जो ऐसे देश हैं उनकी जो संरचना है, संरचना कहने का मतलब है कि उनके पूरे ज़मीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, उनके ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा। कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, अगर समान भी नहीं है तो उनमें बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है। लेकिन भारत के कंडीशन में क्या है, भारत की स्थिति में ये है ना कि वो ऐसे क्षेत्रों में पड़ता है कि जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ गर्मी भी देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ठंडी भी देखने को मिलेगा, और कह सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत को ओवरऑल अगर हम देखें तो वो ऐसे अक्षांशों के बीच लेटा हुआ है जहाँ पर हमें सभी मौसम का मज़ा मिलेगा। ठीक है, एकदम फ्रिज वाली ठंडी भी मिलेगी और ओवन वाली गर्मी भी मिलेगी। ठीक है, और दोनों का मिक्स, मतलब गुनगुना भी हो जाते हैं हम कभी कभी बीच में। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ अक्षांश और देशांतर रेखाएं ही कह सकते हैं एक तरीके से जिम्मेवार नहीं है, बल्कि इसके लिए हमारी जो संरचना है, जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं, भारत के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो वहाँ की भूमि क्या है, ऊंची हो गई है। ठीक है, फिर हम बीच के क्षेत्र में जब आते हैं तो वहाँ की भूमि जो है वो समतल मैदान के तौर पे हो गई है। अगर हम भारत के नीचे वाले क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर हमें पठार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ पर हम देखें तो कहने के लिए सिर्फ एक देश है, लेकिन उसमें विविधताएं बहुत सारी हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ में एक दूसरे से वो अलग भी है। ठीक है, इसके बहुत सारे आप फेज़ ले सकते हो। जैसे अगर आप देखो तो हम भाषा के आधार पे भी अलग हैं, अगर हम देखें तो रंग के आधार पर भी अलग है, अगर हम देखें तो संस्कृति के आधार पे भी अलग हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो परंपरा के आधार पे भी अलग है। तो ये सब तो हमारा एक कह सकते हैं कि अमूर्त चीज़ें होंगी, लेकिन अगर हम मूर्त चीज़ों में देखें, स्ट्रक्चर में भी देखें, तो भारत में एकता नहीं विविधता देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है कि दक्षिण एशिया के 3 प्रायद्वीपों में से मध्यवर्ती प्रायद्वीप पर स्थित यह देश 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे कि हमारा विश्व में जो स्थान है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो 7वां है, और यहाँ का जो कह सकते हैं कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये ज़रूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्षेत्रफल से भी, और ये भी बन सकता है कि विश्व में कौन सा स्थान है भारत का। आगे देखते हैं तो लिखा गया है भारत की भौगोलिक संरचना में लगभग सभी प्रकार के
स्थल रूप पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी टाइप के स्थल हम पढ़ते हैं, मैक्सिमम स्थल जो हैं वो हमारे भारत के भौतिक संरचना में पाए जाते हैं। तो इस स्लाइड से हमें कुछ नहीं नोट करना, सिर्फ 2 पॉइंट नोट करना है कि विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, और कितना क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखिए विश्व के 6 बड़े देश जो भारत से बड़े हैं, इस ट्रिक को फॉलो करो। रुक चीन, अब आ भारत, तो क्या होगा, रू से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, ठीक है, च से क्या हो जाएगा, चीन तो लिखा है, चीन पूरा लिख दीजिए, अ से हो जाएगा अमेरिका, क्या होगा, अमेरिका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूरा इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अ से अमेरिका, फिर ब से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, फिर क्या है, आ है, आ से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तो इस तरीके से विश्व के 7 बड़े देशों को आप इस ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। तो अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। चलिए, तो क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा गया है, एक और इसके उत्तर में विशाल हिमालय। अच्छा, इस तरह से आप बना लो पहले साइड में, ठीक है, फिर समझना आसान हो जाएगा। और हम जब ये बना लेते हैं स्ट्रक्चर, तो हमें ये भी पता होता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, ये उत्तर होता है। ठीक है, इधर का कौन सा हिस्सा होता है, पूरब होता है, ये कौन सा हिस्सा है, दक्षिण है, और ये कौन सा हिस्सा है, तो ये हो जाएगा पश्चिम। तो उत्तर में क्या है, उत्तर में हिमालय है। ठीक है, उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय है। चलो, हमने हिमालय बना लिया। ठीक, फिर आगे क्या लिखा गया है, दूसरी ओर दक्षिण में विस्तृत हिंद महासागर है। दक्षिण में हमें क्या मिल गया, हमें दक्षिण में मिल गया हिंद महासागर, हिंद महासागर। आगे लिखा गया है, दक्षिण में विस्तृत हिंद महासागर, एक और ऊंचा नीचा और कटा फटा दक्कन का पठार है, जो वहीं विशाल और समतल सिंधु गंगा पुत्र का मैदान भी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम दक्षिण में देखेंगे तो हमें कटा फटा पठार भी मिलेगा, और अगर हम यहाँ पर देखें हिमालय के नीचे आकर के, तो यहाँ पर हमें सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र का हमें विस्तृत क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ देखें तो हमें थार का मरुस्थल मिलता है। थार का मरुस्थल जाहिर सी बात है, ये हमें कहाँ पर मिलेगा, पश्चिम में मिलेगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ अगर नीचे देखें तो प्रायद्वीप, हम भारत को क्यों कहते हैं कि भारत का जो दक्षिण का हिस्सा है, दक्षिण का हिस्सा है वो 3 तरफ से किससे घिरा है, पानी से घिरा है, तो इसलिए ये प्रायद्वीप है। और पानी से अगर घिरा है तो यहाँ पर हमें तटीय क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, तटीय भाग भी देखने को मिलता है। फिर आगे लिखा गया है, कर्क रेखा इसके लगभग बीच से गुजरती है, यहाँ लगभग हर प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर जलवायु भी हर प्रकार की पाई जाती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैप यहाँ पर देखेंगे। चलो, ये वाला थोड़ा अच्छे से नहीं बना, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस मैप को आप समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानो कि ये उत्तर होता है। आप जब भी कोई मैप खरीदोगे तो साइड में आपको इस तरीके का एक निशान देखने को मिलता है, या इस तरीके का बना हुआ एक एरो देखने को मिलता है। तो ऊपर ऐसे डायरेक्ट उत्तर लिख दिया होगा, तो ये जब उत्तर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भारत की भौगोलिक संरचना पढ़ते हैं ना, तो इस भौगोलिक संरचना में जानो कि उत्तर में, ठीक है, उत्तर में हमें क्या मिलता है, हिमालय मिलता है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको और मॉडिफाई करना चाहूँगी कि अगर देखें तो पूरा उत्तर और पूरब, ठीक है, हम यहाँ पर एक चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, उत्तर और पूरब भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हिमालय का विस्तार। क्या देखने को मिलता है, हिमालय का विस्तार। ठीक है, इसके बाद अगर हम दक्षिण में आ जाएं तो दक्षिण में क्या मिलेगा, दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है।
फिर पश्चिम में अगर आ जाएं तो पश्चिम में हमें क्या देखने को मिलता है? पश्चिम में यहाँ पर आपको मिलेगा थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आप जान लो, बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो कि भारत के लगभग मध्य से, ठीक है, मैं ये रेखा ठीक से नहीं गुजार पा रही हूँ, यहाँ से लगभग गुजरती है, भारत के लगभग मध्य से एक रेखा गुजरती है। वो कौन सी रेखा है? आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। भारत के लगभग मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जो इम्पॉर्टेंट है। वैसे एक से अधिक अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन एक ऐसी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है जो भारत के पूरे, कह सकते हैं, तापमान के बारे में डिस्क्राइब कर देती है, ठीक है, तापमान के बारे में हमें बता देती है। वो कौन सी रेखा है भाई? वो है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा का अगर हम देखें तो अक्षांशी विस्तार कितना होता है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो ये भारत के तापमान को कैसे डिस्क्राइब करता है? ऐसे सुन लो ध्यान से, हमने पढ़ रखा है कि 0 अंश से 23.5 अंश के बीच की जो कह सकते हैं भूभाग होती है, ये पूरी तरीके से गर्म होती है। कैसी होती है? गर्म होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ पता चला कि 23.5 अंश के नीचे का जो भारत का विस्तार मिलेगा वो हमें गर्म मिलेगा। लेकिन यहाँ जो 6 अंश का विस्तार है, जो 8 अंश का विस्तार है, धीरे धीरे जब हम 23 अंश की तरफ बढ़ते हैं तो बिल्कुल ज़रूर अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके बाद जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? धीरे धीरे मौसम और भी ठंडा होता चला जाता है। और जब हम भारत के हिमालयी क्षेत्रों में घूमते हैं, कश्मीर में चले जाते हैं, तो पूरी तरीके से ठंड हो जाती है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि चौहद्दी आपसे एग्जाम में बनता है कि भारत की चौहद्दी बताइए, उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम पूरा एकदम पूरब को लेकर के चले तो यहाँ पर हमें म्यांमार देखने को मिलता है। भारत के एकदम पूरब में चले जाएंगे तो म्यांमार देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से सटा हुआ है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसको अभी आगे के स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से देश भारत को टच करते हैं। चलिए, तो आ रहा है समझ में, अच्छी बात है। यहाँ पर अब हम भारत का पूरा भौगोलिक संरचना और भी अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्या है ना, मेरी बातों को सुनते रहो और उन्हीं बातों को आप ज़्यादातर नोट डाउन करने की कोशिश करो, ठीक। तो अभी हमने क्या देखा? भारत का एक नॉर्मल चौहद्दी हमने देखा जो भौगोलिक संरचना की दृष्टि से कि कौन सा क्षेत्र पड़ता है, ये था। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो भारत का लगभग मध्य है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा कि भारत के मध्य से लगभग एक रेखा गुजरती है, जो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। लेकिन एक ये भी तो पता होगा हमें, एक ये भी तो पता होगा, अगर आपका एक घर बना हुआ है तो आपको इसकी लंबाई पता होगी, चौड़ाई पता होगी, ठीक है। या कह सकते हैं जब आप कभी लेखपाल आपके यहाँ आते होंगे ना, तो उनसे आप कभी मैप मांगा करो जो पूरे गांव का या आपके पूरे क्षेत्र का होता होगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कितने अंश से कितने अंश पर हो, ठीक है। मतलब वो अपना एक अलग से मैप बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो भारत का भी एक विस्तार है जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। देशांतरी विस्तार, तो पहले ये देखो, ये ग्लोब आप देख लो, ठीक है, ये ग्लोब हो गया। इस ग्लोब में जब 0 अंश देशांतर को हम देखते हैं, 0 अंश देशांतर को देखते हैं, तो इसके इधर हम बढ़ेंगे तो पश्चिम लिखेंगे और इसके इधर हम बढ़ेंगे तो पूरब लिखते हैं। बस एक चीज़ अपने माइंड में सेट कर लो कि भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में है। किस देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में है। तो भारत का हम जितना भी देशांतरी विस्तार लिखेंगे उसके साथ हमें पूरब लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या लिखने की ज़रूरत पड़ेगी? पूरब लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ और जान लो कि जब हम विश्व के बीच से एक रेखा गुजारते हैं, 0 डिग्री अक्षांश हम गुजारते हैं, तो हमें पता चलता है भारत जो है इस 0 डिग्री के कहाँ पर है? उत्तर में है,
ठीक है, कहाँ पर है, उत्तर में है। तो जब भी भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार सिर्फ दिशा के बेसिस पे पूछा जाए, ठीक है, सिर्फ दिशा के बेसिस पे पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे कि भारत जो है ये उत्तर पूर्व, ठीक है, क्या लिखेंगे, उत्तर पूरब में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है, पूरे विश्व के उत्तर पूरब में स्थित है। इस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। और इसको हम सिर्फ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हैं। कैसे गोलार्ध कहेंगे, जब हमने 0 डिग्री से इसको बांटा ना, तो ये 2 गोलों में बटा, 0 डिग्री देशांतर से बांटा तो 2 गोलों में बटा, पूर्व पश्चिम हो गया, पूरब हो गया। और जब हम 0 अंश अक्षांश से बांटे तब ये 2 गोलों में बट गया, उत्तर और दक्षिण में बट गया, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में बट गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भारत का जो गोलार्ध में विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का विस्तार किस गोलार्ध में पड़ेगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। इस चीज को अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये क्यों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार पूछा जाएगा तो अक्षांश के साथ हमेशा हम उत्तर लिखेंगे, ठीक है, अक्षांश के साथ हम क्या लिखेंगे, हमेशा उत्तर लिखेंगे। अक्षांश, ठीक है, इस चीज को देखिएगा, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है, लेटी हुई हैं तो लैटिट्यूड बोल देते हैं, लेटी हुई हैं तो क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये देशांतरी विस्तार है, ठीक है, ये देशांतर रेखा है, तो ये एकदम लंबा हमें दिख रहा है, तो इसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे फिर क्या लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। अगर देशांतरी विस्तार को देखें तो ये एक देशांतर आ रही है, मैं यहाँ पे इस तरीके से डॉट डॉट करते लेकर के आ रही हूँ, ठीक है, एक देशांतरी विस्तार। मैम यहाँ तो गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लोब होता है वो इस तरीके से होता है, पहला रेखा जो होता है वो सीधा होता है, बाकी की रेखाएं जो हैं इस तरीके से बनती चली जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर हमें गायब दिखेगा, लेकिन आगे जा करके फिर हमें मिलता है, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पर देखें तो एक और देशांतर आ रहा है, एक और देशांतर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। फिर नीचे अगर हम देखें तो ये तो अक्षांशीय विस्तार में चला जाएगा, तो देशांतरी विस्तार में आप लिख लो, देशांतरी विस्तार में आप लिख लो 68 अंश 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट से ले करके 97 अंश 25 मिनट तक है। लिखने का तरीका बता रहे हैं, अंश जब लिखेंगे तो ऊपर शून्य की तरह बनाएंगे, और जब मिनट लिखेंगे तो सिर्फ एक इस तरीके से कॉमा की तरह बना देते हैं, ठीक है। ये भारत का देशांतरी विस्तार है, लेकिन इसके साथ हमें एक चीज और इंक्लूड करना है, क्या, पूरब। 68 अंश 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूरब तक भारत का देशांतरी विस्तार होता है। अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत के अक्षांशीय विस्तार को अगर हम देखें तो ये स्टार्ट होता है मुख्य भूमि की अगर हम बात करें, ठीक है, अभी सिर्फ हम मुख्य भूमि को लेकर के चलेंगे। मुख्य भूमि कहने का मतलब कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी को अगर हम लेकर के चलते हैं तो ये है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के फिर कहाँ तक जाएगा, 37 अंश 6 मिनट तक, 37 अंश 6 मिनट तक। मैडम जी ये भी बता दो कि ये मिनट में क्यों लिखते हैं, ठीक है, ये भी बता दो ये मिनट में क्यों लिखते हैं। तो ये मैं तब आपको बताऊंगी जब मैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताऊंगी, ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताऊंगी, इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैं शायद इसको बता चुकी हूँ या कभी भी हम लोगों ने किया होगा, लेकिन उसको मैं बता दूंगी आगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ क्लियर हो गया, क्या क्या क्लियर हो गया, देशांतरी विस्तार पता चल गया, अक्षांशीय विस्तार पता चल गया, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे भी फिर हम देखें तो यहाँ पर हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है, ठीक है, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर हम लेते हैं ना, तो इसका विस्तार माना जाता है 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या माना जाता है,
6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। कैसे बनता है? तो डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार क्या है, कहाँ से शुरू है, तो मुख्य भूमि का विस्तार जो है वो 8 अंश 4 मिनट से शुरू होता है। ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत का कुल विस्तार, ठीक है, कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम 6 डिग्री से लेते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का ही एक हिस्सा है। ठीक, चलिए तो अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। शायद इतनी सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अभी यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? तो अभी तो हमें यहाँ पर देखिए तो भारत का मानक समय रेखा भी हमें पढ़ना है। ये रहा भारत का मानक समय रेखा। ठीक है। इसके साथ हमें ये भी पढ़ना है कि कितना इसका अक्षांशीय विस्तार है, तो कितने किलोमीटर में है, देशांतरी विस्तार कितने किलोमीटर में है। ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हमें इंक्लूड करनी है। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं और आगे पहले हम जानेंगे कि भारत के कुछ ऐसे गर्भशास्त्री भूगर्भ शास्त्री पहलू के बारे में। भाई ये क्या है? तो ये है कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। या भारत के नीचे कौन सी प्लेटें हैं। मैम प्लेट क्या होता है? भारत क्यों प्लेट पे जाएगा? प्लेट भाई क्या है कि जब आप पूरे विश्व को देखोगे तो ऐसा माना जाता है कि जो ज़मीन है, इस ज़मीन के नीचे, या हम कह सकते हैं, अच्छा देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक मैं बता दूं कि जो महाद्वीप है, बाहर पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो ऐसा माना जाता है ना कि पूरे विश्व में 7 बड़ी प्लेटें हैं जिस पर ये 7 महाद्वीप टिके हुए हैं। ठीक है। तो भारत कौन से प्लेट पर है ये आप पढ़ेंगे। तो लिखा गया है भारत पूरी तौर पर भारतीय प्लेट के ऊपर स्थित है, जो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का उपखंड है। ठीक है। जब पूरे आप प्लेटों को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जो भारत है वो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के ऊपर स्थित है। ठीक है। बस याद करने की ज़रूरत है, हमें मैक्सिमम चीज़ों को रटना पड़ेगा यहाँ से। आगे क्या लिखा गया है कि प्राचीन काल में यह प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड क्या है? तो पहले जो माना जाता है कि पूरा जो विश्व है वो एक खूब बड़ा सा एक विश्व था जिसमें एक ही सिर्फ महाद्वीप था और एक ही महासागर था। ठीक है। उस महासागर का नाम था क्या? पैंथलाशा महासागर। कौन सा महासागर था? पैंथलाशा महासागर था। और एक ही महाद्वीप था जिसका नाम क्या था? पैंजिया था। ठीक है। पैंजिया था। तो मैम ये 7 में कैसे बटा? देखो 7 में कैसे बटा, इसका एक बवाल हो गया। क्या बवाल हो गया? ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमने लगी। मतलब जब पृथ्वी ये मूव कर रही थी ना, घूमती है हमारी पृथ्वी, तो जो ये पैंजिया है इसमें 2 विपरीत फोर्स लगना शुरू हुआ, 2 अलग अलग दिशाओं में बल लगना शुरू हुआ। एक आपके पास रोटी है, 2 लोग अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, आधी आधी बढ़ जाएगी, 2 आधी आधी ये बट गई। ठीक है। तो नीचे का जो हिस्सा बना वो बन गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है। और ऊपर का जो हिस्सा बना ये बन गया अंगारा लैंड। ठीक है। अंगारा लैंड। और इसे लारेशिया के नाम से भी जाना जाता है, लारेशिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसमें क्या हुआ? उसी तरीके से विपरीत बल काम करते गए और ये जो 2 में बटे थे ये 2 से 7 में आज हमें देखने को मिलते हैं। तो गोंडवाना लैंड का एक छोटा सा हिस्सा टूटा। ठीक है। गोंडवाना लैंड का एक छोटा सा हिस्सा टूटा और उससे क्या बन गया? उससे अगर हम देखें तो भारत का निर्माण हो गया। ठीक है। ये माना जाता है। अब देखो गोंडवाना लैंड शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है कि गोंडवाना लैंड क्या है। अभी इसको आगे और देखेंगे। और अफ्रीका और अंटार्कटिका के साथ जुड़ी हुई थी। मतलब ये जो गोंडवाना लैंड है इस तरीके से नीचे का जो हिस्सा टूटा ये किसके किसके साथ जुड़ा है? अगर आप यहाँ पर देखो तो ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। और फिर इसमें इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके, अच्छा कभी आप मैप ध्यान से देखो ना तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि एक दूसरे से ये टूटा हुआ हिस्सा है। क्योंकि आप जब पजल्स मिलाते हो ना तो पजल कभी इस पूरे विश्व का मिलाओ, देख करके लग जाएगा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो ये जो भारत है ये भी जुड़ा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा तो था लेकिन ये जुड़ा हुआ था किससे? अफ्रीका और अंटार्कटिका के साथ जुड़ा था। और करीबन 9 करोड़ वर्ष पहले, इसमें देखो अब ये काल वाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
ये काल वाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानो कि कुछ समय के बाद ये यूरेशियन प्लेट से टकराई और भारत जो है वो अलग हो गया। ठीक है, भारत क्या हो गया, अलग हो गया। और जब भारत अलग होता है तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित तेथिस भूसन्नति के अवसादों से, अब इस चीज को समझिएगा मेरी बात को, जब ये इंडिया अलग हुआ कह सकते हैं अफ्रीका से, और ये अंटार्कटिका के क्षेत्र से जब अलग हुआ तो अलग होकर के यहाँ पर आया। ठीक है, अलग होकर के यहाँ पर आया और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यूरोपियन प्लेट देखने को मिलेगा। तो इनके बीच में ये जो हिस्सा था इसे कहते थे टेथिस सागर। क्या कहते थे, टेथिस सागर कहते थे। ठीक है, और यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती थी यूरोप से कह सकते हैं, तो ये सब नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती थी। अवसाद कहने का मतलब छोटे छोटे बालू के कण लाती थी और यहाँ पर गिराती गई, इस सागर में गिराती गई। तो अब क्या था कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा, भारत का ये हिस्सा यहाँ आ चुका था और टेथिस सागर से गिरने वाले मलबे यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और कई हजार वर्षों के बाद ये पूरी तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से मलबे के रूप में हमें देखने को मिला। और फिर क्या हुआ कि ये जो प्लेट था एक बार फिर से भारत से टकराया और यहाँ पर जो मलबा था वो धीरे 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 क्या होने लगा, उठने लगा। और ये मलबा उठने से ही हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, इन मलबों के उठने से ही क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। आगे क्या लिखा गया है कि अवसादों के वलन द्वारा, वलन होना चाहिए, वलन द्वारा ऊपर उठने से तिब्बत पठार हिमालय का निर्माण हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं जो हिमालय है और तिब्बत का पठार है ये जो टेथिस सागर था उसके उठने से हुआ है। ठीक है, उसके उठने से हुआ है। तो हमें यहाँ से क्या क्या याद करना है, हमें यहाँ से जो पॉइंट याद करने हैं मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप साथ में नोट डाउन करना। पहला आपको याद रखना है कि भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारत। ठीक है, दूसरा क्या याद करना है, दूसरा इसमें आपको याद करना है कि जो हिमालय है, हिमालय जो है और साथ में हम कह सकते हैं जो तिब्बत का पठार हमें देखने को मिलता है, तिब्बत का पठार देखने को मिलता है, ये टेथिस सागर के अवसादों से बना है। टेथिस सागर के अवसादों के वलन से बना है, वलन से बना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर पूरा लेक्चर आप ध्यान से सुने होगे ना तो इन सबको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबको रटने की ज़रूरत नहीं है और आज के लिए इतना ही रखेंगे और अगली क्लास में फिर हम पढ़ेंगे कि भारत के और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। साथ में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और छूटे हुए हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स ये हैं कि भारत का जो ये विस्तार है, ठीक है, लंबाई में कितना है, चौड़ाई में कितना है, और भारत के ये जो 7 देश हैं जो इससे लगे हुए हैं, ठीक है, 7 देश नहीं मतलब इसके जो चौहद्दी पर देश बसे हुए हैं इनके बारे में। तो ये सारे चीज़ जो अगली क्लास होगी उसमें हम इंक्लूड करेंगे।